नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको वेटनरी से जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लासेस मिलती रहती है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, बीएसएफ, आईटीबीपी, डीएसएसबी या एसएसपी, वेटनरी से जुड़े हुए जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लासेस आपके लिए आती रहती है। और ऑल ओवर इंडिया में वेटनरी से जुड़ी हुई जो भी वैकेंसी होती है उन सभी की जानकारी भी हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो आज जो भी भाई पहली बार यूट्यूब पे आया है, वेटनरी से जुड़ी हुई इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस पाना चाहता है, तो श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलेगा दोस्तों, आज के इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं हॉर्स घोड़े से संबंधित जो महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं उनके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आज की इस क्लास में अपन सारे कवर करेंगे। तो जो भी भाई क्लास में जुड़ चुका है वो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलेगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। घोड़े की कौन सी बीमारी एक वायरस के कारण होती है? कि घोड़े की एक कौन सी बीमारी होती है जो वायरस के कारण होती है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यानी न्यूरॉन सिस्टम को प्रभावित करने वाली जो वायरस के कारण बीमारी होती है घोड़े के अंदर, वो कौन सी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे इंसेफेलाइटिस जो होती है ये घोड़े में होने वाली एक वायरल डिजीज होती है जो कि हॉर्स घोड़े के न्यूरॉन सिस्टम तंत्रिका तंत्र को दोस्तों प्रभावित करती है। राइट आंसर हो जाएगा इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जो वायरस के कारण होती है और घोड़े के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। घोड़ों में लेमिनिटिस किसका परिणाम हो सकता है? कि घोड़ों में जो लेमिनिटिस एक सूजन होती है दोस्तों, वो किसका परिणाम हो सकता है? वायरस संक्रमण, फूड एलर्जी, पैर में सूजन, दांत की समस्या। तो दोस्तों जो घोड़ों में लेमिनिटिस होती है तो समझ जाना चाहिए कि घोड़े के पैरों में सूजन हो गई है। क्या हो गई है दोस्तों? लेमिनिटिस के कारण घोड़े के पैरों में सूजन आ जाना ही लेमिनिटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी घोड़ों में रक्त अल्पता का कारण बन सकती है? कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो घोड़ों में रक्त अल्पता का कारण बनती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इक्वाइन इन्फेक्शन एनीमिया, EIA आप जिसे बोल सकते हैं, यानी इक्वाइन इन्फेक्शन एनीमिया जो होता है घोड़ों में रक्त अल्पता का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि कोलिक शब्द घोड़ों में किस प्रकार की समस्या को दर्शाता है? त्वचा की बीमारी, श्वसन की बीमारी, पाचन की बीमारी या दोस्तों नेत्र की समस्या। तो दोस्तों जो कोलिक शब्द है ये घोड़ों में डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रखता है, यानी पाचन की समस्या आप बोल सकते हैं। यानी अगर किसी घोड़े के कोलिक हो गया है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित डिजीज हो गई है। ठीक है, अब ये कोलिक भी दोस्तों 3 प्रकार की होती है, वो आगे अपन कभी डिजीज को विस्तार से पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। घोड़ों में गले की सूजन और सांस लेने में कठिनाई किस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? कि घोड़े के गले में सूजन होना और सांस लेने में कठिनाई होना कौन सी बीमारी के लक्षण होते हैं? स्ट्रेंगल्स, टेटनस, फाउंडर या रेबीज। तो दोस्तों जो घोड़े में गले की सूजन हो जाती है और जो सांस लेने में कठिनाई होती है, जो स्ट्रेंगल्स डिजीज होती है, इसके कारण से दोस्तों ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। घोड़े के अंदर क्या होगा? स्ट्रेंगल्स के दौरान गले में सूजन आ जाएगी और सांस लेने में कठिनाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। घोड़ों में किस संक्रमण के कारण खुर के चारों ओर घाव और फोड़े हो जाते हैं? कि घोड़ों की ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें खुर के अंदर संक्रमण हो जाता है चारों ओर और दोस्तों घाव के अंदर फोड़े पड़ने लग जाते हैं? तो दोस्तों एक कैंकर डिजीज होती है। जो कैंकर डिजीज के अंदर क्या होता है कि घोड़ों के संक्रमण, खुर के चारों ओर संक्रमण हो जाता है और उनके अंदर जो घाव होते हैं, वुंड होता है, उसमें फोड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस बीमारी के लिए घोड़ों को नियमित रूप से वैक्सीन दी जाती है? कोलिक, टिटनस, स्ट्रेंगल्स या गल घोटना। तो दोस्तों जो टिटनस डिजीज होती है इसके लिए दोस्तों घोड़ों को नियमित रूप से दोस्तों वैक्सीनेशन, टीकाकरण या वैक्सीन दी जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि किस बैक्टीरिया के कारण घोड़ों में स्ट्रंगल्स बीमारी होती है, कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण घोड़ों में स्ट्रंगल्स डिजीज उत्पन्न हो जाती है या पैदा होती है। तो दोस्तों जो स्ट्रेप्टोकोकस इक्वी होता है, इसके कारण से दोस्तों घोड़ों के अंदर स्ट्रंगल्स डिजीज हो जाती है। आपसे पूछ सकता है स्ट्रंगल्स किस प्रकार की बीमारी होती है, बोल सकते हो आप जीवाणु जनित, बैक्टीरिया जनित है, कौन से बैक्टीरिया से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वी के कारण से दोस्तों स्ट्रंगल्स डिजीज होती है हॉर्स घोड़े के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, किस बीमारी के कारण घोड़ों में स्वेटिंग और मांसपेशियों में कंपन के लक्षण दिखाई देते हैं, कि ऐसी कौन सी डिजीज होगी, बीमारी होगी जिसके कारण घोड़ों में स्वेटिंग और मांसपेशियों में दोस्तों कंपन देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस होता है, जिसके कारण से दोस्तों घोड़ों के अंदर स्वेटिंग और मांसपेशियों में कंपन देखने को मिलेगा, कौन सी डिजीज में, हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेबीज से ग्रसित घोड़ों में कौन सा प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है, कि जब कोई घोड़ा रेबीज डिजीज से ग्रसित हो जाता है तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों रेबीज से ग्रसित घोड़ा अति आक्रामकता और दोस्तों बर्ताव में बदलाव करने लग जाएगा, यानी वो अति आक्रामकता दिखाएगा और उसके बर्ताव में बदलाव होने लग जाएगा रेबीज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ों में किस बीमारी के कारण खुर में दर्द, सूजन और टेढ़ापन हो सकता है, कि घोड़ों की कौन सी बीमारी होती है जिसके कारण उसके खुर में दर्द हो जाता है, सूजन हो जाती है और दोस्तों खुर भी टेढ़ापन हो जाता है, लेमिनेटिस, स्ट्रंगल, स्टिफनेस या कोलिक। तो दोस्तों बता चुका हूं, लेमिनेटिस जो होती है पैर की सूजन होती है जिसके कारण से उसके खुर में भी दर्द होता है, सूजन आ जाती है और खुर दोस्तों टेढ़ा भी हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लेमिनेटिस के कारण घोड़ों के खुर में दर्द होता है, सूजन हो जाती है और खुर टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथियों, घोड़ों में फाउंडर का एक अन्य नाम क्या होता है, कि घोड़ों में एक फाउंडर डिजीज होती है, उससे हम किस अन्य नाम से जान सकते हैं। तो दोस्तों जो लेमिनेटिस होती है उसे ही अपन फाउंडर के नाम से जानते हैं, या फाउंडर को दोस्तों अपन लेमिनेटिस के नाम से जान सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कि पैर की सूजन से संबंध रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार का रोग घोड़ों में इक्वाइन पैराप्लाज्मोसिस कहलाता है, कि कौन सी बीमारी होती है जो हॉर्स घोड़ों के अंदर इक्वाइन पेरिप्लाज्मोसिस कहलाती है, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक या दोस्तों वायरल डिजीज। दोस्तों जो पैरासाइटिक डिजीज होती हैं ये हॉर्स घोड़ों के अंदर इक्वाइन पेरिप्लाज्मोसिस के नाम से दोस्तों जानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के कौन से लक्षण होते हैं, जो इक्वाइन इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है घोड़े के अंदर तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों इक्वाइन इन्फ्लुएंजा में घोड़े को तेज बुखार हो जाएगा और दोस्तों उसे कफ यानी खांसी भी हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण होते हैं तेज बुखार और खांसी चलना मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों में इक्वाइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम ईएमएस का कारण क्या हो सकता है, कि जो हॉर्स घोड़ों के अंदर इक्वाइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों घोड़े के द्वारा जब ज्यादा खाना और व्यायाम की कमी होने लग जाती है, यानी घोड़ा राशन तो डाइट तो ज्यादा खाने लग जाए और व्यायाम कम करने लग जाए, तो इसके कारण से दोस्तों घोड़ों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम ईएमएस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़ों में नेवल रोग यानी नवल रोग का प्रमुख कारण क्या होता है। घोड़ों में एक डिजीज होती है नवल रोग के नाम से, जैसे आप जानते हैं। तो दोस्तों उस बीमारी का प्रमुख कारण क्या होता है, खुर की समस्या, गंदे वातावरण में जन्म लेना या फूड पॉइजनिंग या नाक से खून आना। दोस्तों जो नवल रोग होता है इसका प्रमुख लक्षण होता है कि गंदे वातावरण में किसी घोड़े का या घोड़ी ब्याह रही है, उसका बच्चे का जन्म हो रहा है, तो दोस्तों वह नवल रोग से ग्रसित हो जाता है। किस कारण से,
गंदे वातावरण में पशु का जन्म होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो साथियों, घोड़े में टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? जो हॉर्स घोड़े होते हैं उनके अंदर एक टिटनेस डिजीज होती है, तो उस टिटनेस डिजीज जो होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण से होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्लास्ट्रोडियम जो टिटेनी होती है इसके कारण से, यानी घोड़े में टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटोनी के कारण से दोस्तों होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन आपका है, घोड़ों में किस बीमारी के कारण त्वचा पर खुजली और बाल झड़ना हो जाता है? यानी कौन सी बीमारी होगी घोड़ों के अंदर जिसके कारण स्किन त्वचा पर खुजली और दोस्तों घोड़े के बाल भी झड़ने लग जाते हैं? रिंगवर्म, इक्वाइन ग्रंथि रोग, टिटनस या हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। तो दोस्तों जो रिंगवर्म डिजीज होती है घोड़े की, इसके कारण से घोड़े की त्वचा में खुजली चलने लगती है और दोस्तों घोड़े के जो बाल होते हैं वो भी झड़ने लग जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा रिंगवर्म, यानी आप बोल सकते हैं रिंगवर्म डिजीज के कारण घोड़े की त्वचा पर खुजली और बालों का झड़ने की समस्या आप देख सकते हैं किसके कारण से? रिंगवर्म डिजीज के संक्रमण से। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, घोड़े में कुशिंग सिंड्रोम पीपीआईडी का प्रमुख कारण क्या होता है? कि घोड़ों में जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसका प्रमुख कारण क्या होगा? थायराइड की समस्या, पिट्यूटरी ग्रंथि का ट्यूमर, हार्मोनल असंतुलन या फंगल संक्रमण। तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसका ट्यूमर हो जाने के कारण से दोस्तों घोड़ों में कुशिंग सिंड्रोम की समस्या देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ग्लैंडर्स जिसे आप गंधक का रोग भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, ग्लैंडर्स रोग का प्राथमिक लक्षण क्या होता है? तो दोस्तों ग्लैंडर्स जो डिजीज होती है इसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा कि घोड़े की जो नाक है दोस्तों उसे मवाद आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं जो ग्लैंडर्स डिजीज होती है उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा? नाक से मवाद आना ग्लैंडर्स डिजीज का प्राथमिक लक्षण होता है, सिस्टम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, घोड़ों में इक्वाइन प्रोटोजोअल मायोएलाइटिस का कारण बनने वाला परजीवी कौन सा होता है? कि घोड़े में जो इक्वाइन प्रोटोजोअल मायोएलाइटिस का कारण बनने वाला परजीवी कौन सा? ईपीएम के कारण दोस्तों घोड़े में कौन सा परजीवी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्कोसिस्टिस जो न्यूरोना होता है, सार्कोसिस्टिस न्यूरोना के कारण ईपीएम दोस्तों परजीवी होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सार्कोटिसिस न्यूरोना के कारण घोड़ों में इक्वाइन प्रोटोजोअल मायोएलाइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपको, घोड़ों में वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम वाहक कौन सा होता है? टिक्स, मक्खी, मच्छर या पिस्सू। तो दोस्तों जो घोड़े में वेस्ट नाइल वायरस होता है इसका प्राथमिक वाहक कौन सा होता है? जो मच्छर होते हैं दोस्तों, ये वेस्ट नाइल वायरस के कारण से दोस्तों इसके प्राथमिक वाहक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइनोपेन्यूमोनाइटिस किस वायरस के कारण घोड़ों में होता है? कि राइनोपेन्यूमोनाइटिस एक डिजीज होती है, वो किस वायरस के कारण से दोस्तों घोड़ों में फैलती है? तो दोस्तों जो हर्पीज वायरस होता ही है इसके कारण से दोस्तों घोड़ों में ये समस्या देखने को आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ों में नार्कोलेप्सी किस प्रकार की समस्या होती है? जो हॉर्स होते हैं उनके अंदर नार्कोलेप्सी एक समस्या होती है, वो किस प्रकार की समस्या होती है? नींद विकार से संबंधित, पाचन समस्या, त्वचा संक्रमण या दोस्तों खुर रोग। तो दोस्तों नार्कोलेप्सी जो होती है घोड़े की नींद विकार से संबंध रखने वाली एक डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन ग्रंथि रोग का प्राथमिक लक्षण क्या होता है? जो इक्वाइन ग्लैंडर्स ग्रंथि रोग हो जाता है उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा? अत्यधिक पसीना, श्वसन में कठिनाई और बुखार होना, खुर का घाव या दोस्तों पैरों में सुन्नता। तो दोस्तों जो इक्वाइन ग्रंथि का रोग होता है इसके कारण से श्वसन क्रिया में कठिनाई होगी और दोस्तों घोड़े को बुखार भी होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, किस बीमारी में घोड़ों में पैरालिसिस और टाइफाइड के लक्षण दिखाई दे सकते हैं?
कि घोड़ों में कौन सी बीमारी होती है जिसके अंदर पेरिसलिसिस और टाइफाइड के लक्षण दिखाई देते हैं। इक्वाइन नाइसेरिया संक्रमण, इक्वाइन टाइफस, साल्मोनेलोसिस या दोस्तों टिटनस। तो दोस्तों साल्मोनेलोसिस जो होती है इसके कारण से घोड़े के अंदर पेरिसलिसिस और टाइफाइड के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, घोड़ों में सेरेबेलर एबियोट्रोफी का कारण कौन सा होता है कि घोड़े में एक डिजीज होती है सेरेबेलर एबियोट्रोफी। तो दोस्तों इसका कारण क्या होगा? संक्रमण, जेनेटिक समस्याएं, पोषण की कमी या दोस्तों वायरल संक्रमण। तो दोस्तों ये जो डिजीज होती है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, वंशानुगत होने वाली प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस बीमारी के कारण घोड़ों में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है कि घोड़ों में किस बीमारी के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है? घोड़े के अंदर आयोडीन की कमी, ओवेरियन ट्यूमर, हार्मोनल असंतुलन, टिटनस का संक्रमण। तो दोस्तों जो थायराइड की कमी हो जाती है वो किसके कारण से होगी? आयोडीन की कमी से दोस्तों थायराइड की कमी हो जाती है, यानी थायराइड की डिजीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन एनाप्लाज्मोसिस का मुख्य कारण कौन सा होता है? रिकेट्सिया, क्लास्ट्रीडियम, सार्कोसिस्टिस या न्यूस्पोरा। तो दोस्तों इक्वाइन जो एनाप्लाज्मोसिस होती है इसका मुख्य कारण घोड़ों के अंदर क्या होता है? रिकेट्सिया जो होता है इक्वाइन एनाप्लाज्मोसिस का मुख्य कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ों में ओस्फोटिटाइटिस की समस्या कहाँ होती है कि घोड़े जो होते हैं उनमें ओस्फोटिटाइटिस जो होता है उसकी समस्या कहाँ पर होती है? ओस्फोटिडाइटिस, ठीक है, दांत, हड्डियों, हृदय या त्वचा के अंदर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों के दौरान दोस्तों ये सूजन देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों में प्रोटोजोअल माइलो एन्सेफलाइटिस का सबसे सटीक निदान करने के लिए कौन सी डायग्नोस्टिक तकनीक का उपयोग किया जाता है कि घोड़ों में एक डिजीज होती है कौन सी? प्रोटोजोअल माइलो एन्सेफलाइटिस। तो इसका सबसे सटीक निदान करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक तरीका होता है? एलाइसा टेस्ट, मस्तिष्क मेरुद्रव्य CSF का विश्लेषण, रेक्टल बायोप्सी या ह्यूमनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क मेरुद्रव्य जो होता है उसका विश्लेषण करना ही सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक माना गया है। कौन सी बीमारी के अंदर? प्रोटोजोअल माइलो एन्सेफलाइटिस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम ERDS में निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है? एक डिजीज होती है घोड़ों में ERDS, तो इसमें दोस्तों कौन सा बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है? तो दोस्तों जो स्ट्रेप्टोकोकस इक्वी होता है इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फीडर हर्श सिंड्रोम FHS में किस प्रकार की उपापचय मेटाबॉलिक समस्या देखी जाती है? कि जो फीडर हर्श सिंड्रोम होता है जिसे FHS के नाम से जाना जाता है में किस प्रकार की मेटाबॉलिक समस्या देखी जाती है? तो दोस्तों इसके अंदर हाइपरलिपिमिया जो होती है इसकी समस्या देखी जाती है। किसकी समस्या? हाइपरलिपिमिया की समस्या होती है फीडर हर्श सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, किस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में घोड़ों में गर्दन और रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन दिखाई देते हैं जिसे वोबलर सिंड्रोम कहा जाता है? कि घोड़ों में कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर घोड़ों में गर्दन और रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है? तो दोस्तों जो सर्वाइकल वर्टिब्रल मालफॉर्मेशन होता है इसके अंदर दोस्तों घोड़ों में ये डिसऑर्डर और दोस्तों घोड़ों की रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लंडर्स रोग के निदान के लिए कौन सा टेस्ट सबसे विश्वसनीय माना जाता है? जो ग्लंडर्स गंधक वाला रोग होता है इसके निदान के लिए कौन सा टेस्ट सबसे विश्वसनीय माना जाता है? तो दोस्तों इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट।
इसी के कारण से दोस्तों आप क्लैंडर्स रोग का निदान अच्छे से कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बीमारी का निदान कॉफिन जॉइंट के न्यूक्लियर स्टिंटिग्राफी द्वारा किया जाता है? कि किस बीमारी का निदान कॉफिन जॉइंट के न्यूक्लियर स्टिंटिग्राफी के दौरान दोस्तों किया जाता है? तो दोस्तों जो न्यूक्लियर डिजीज होती है, नेविक्युलर डिजीज, इसका दोस्तों निदान किया जाता है किसके द्वारा? जो स्टिंटिग्राफी होती है, कौन सी? न्यूक्लियर स्टिंटिग्राफी के द्वारा नेविक्युलर डिजीज का दोस्तों कॉफिन जॉइंट के द्वारा निदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम ईएमएस की प्रबंधन रणनीति में कौन से तत्व शामिल होते हैं? क्वेश्चन क्या है, फिर से देखेंगे। इक्वाइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम ईएमएस की जो प्रबंधन रणनीति होती है उसमें कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं? दोस्तों इसके लिए वजन नियंत्रण करना और व्यायाम दोस्तों, ये दोनों ही तत्व जो महत्वपूर्ण होते हैं, इनको शामिल करना अनिवार्य होता है इक्वाइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों में इक्वाइन रिकेट्सियल एबॉर्शन का कारण कौन सा एजेंट होता है? कि जो घोड़े होते हैं, घोड़ी होती हैं, उनमें इक्वाइन रेक्टिशियल एबॉर्शन का कारण कौन सा एजेंट होता है? तो दोस्तों जो क्लेमाइडोफिबुला होती है, इसके कारण से दोस्तों ये होता है, कौन सा? क्लेमाइडोफिला एबॉर्ट्स के कारण से दोस्तों ओवर्सन होने का यानी गर्भपात होने का दोस्तों कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन रिकरेंट यूवेटाइटिस ERU के लिए कौन सी इम्यूनोमोडुलेटरी चिकित्सा सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? कि इक्वाइन रिकरेंट यूवेटाइटिस होती है, उसके लिए कौन सी इम्यूनोमोडुलेटरी चिकित्सा सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो दोस्तों इसके लिए साइक्लोस्पोरिन जो ए होती है, ये सबसे अधिक मानी विश्वसनीय चिकित्सा मानी जाती है, प्रभावी चिकित्सा होती है किसके लिए? ERU के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूरोएक्शनल डिस्ट्रोफी से ग्रसित घोड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व आवश्यक माना जाता है? कि न्यूरोएक्शनल डिस्ट्रोफी से जो ग्रसित घोड़ा होता है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व आवश्यक माना जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन ई होती है, ये आवश्यक पोषण तत्व माना जाता है कौन सी डिजीज के लिए? न्यूरोएक्शनल डिस्ट्रोफी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बीमारी के निदान के लिए एलिसा और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR परीक्षण का उपयोग किया जाता है? कौन सी बीमारी होती है जिसके लिए एलिसा टेस्ट और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों इक्वाइन वायरस आर्टेराइटिस जो होती है, इसके कारण से दोस्तों घोड़ों के अंदर एलिसा और पॉलीमरेज जैसे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन पैरोप्लाज्मोसिस का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस एंटी प्रोटोजोअल दवा का उपयोग किया जाता है? कि जो घोड़ों के अंदर इक्वाइन पेरिप्लाज्मोसिस हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस एंटी प्रोटोजोअल दवा का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए इमिडोकार्ब डिप्रोपियोनेट का उपयोग किया जाता है, जो कि एक एंटी प्रोटोजोअल दवा होती है। कौन सी डिजीज के लिए उपयोग किया जाता है? इक्वाइन पैरोप्लाज्मोसिस के उपचार के लिए इमिडोकार्ब डिप्रोपियोनेट एंटी प्रोटोजोअल दवा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, किस जीवाणु के संक्रमण से इक्वाइन एंथ्रेक्स होता है? कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसके संक्रमण से घोड़े के अंदर इक्वाइन एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्सिलस एंथ्रेसिस जो होता है, इसके कारण से दोस्तों इक्वाइन एंथ्रेक्स दोस्तों संक्रमण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंडोटॉक्सीमिया से ग्रसित घोड़ों में उपयोग में ली जाने वाली प्रमुख चिकित्सा पद्धति कौन सी होती है? कि जो घोड़ा एंडोटॉक्सीमिया से ग्रसित हो गया है तो उसके लिए कौन सी प्रमुख चिकित्सा पद्धति उपयोग में ली जाती है? तो दोस्तों उसके लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति होती है मेडिकल की चिकित्सा की दोस्तों, तो वो काम में ली जाती है। एंडोटॉक्सीमिया के लिए कौन सी? प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पद्धति काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्वाइन हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस
से प्रभावित घोड़ों में कौन सा जीन दोषपूर्ण हो जाता है? तो दोस्तों जब किसी घोड़े के अंदर इक्वाइन हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस हो जाता है तो उससे दोस्तों घोड़े का कौन सा जीन प्रभावित होगा? स्कैन 4A ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। स्कैन 4A जो जीन है घोड़ों के अंदर इक्वाइन हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस के कारण दोस्तों प्रभावित हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, इक्वाइन एन्सेफेलोमाइलिटिस जो होती है के लिए कौन सा वेक्टर प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होती है? यानी इक्वाइन एन्सेफेलोमाइलिटिस के कारण दोस्तों कौन सा वेक्टर प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होता है? फली, पिस्सू, टिक्स, क्लिनी, मच्छर या दोस्तों मक्खी? तो दोस्तों इसके लिए मच्छर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों में हेमालिटिक एनीमिया के एक्यूट केस में कौन सी चिकित्सा सबसे प्रभावी मानी जाती है? कि घोड़ों के अंदर जब हेमोलिटिक एनीमिया हो जाती है, जिसके एक्यूट केस होते हैं, तो उसमें कौन सी चिकित्सा सबसे प्रभावी मानी गई है? तो दोस्तों जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है घोड़ों में, जब हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, एक्यूट केस होते हैं, उनके अंदर कौन सा चिकित्सा पद्धति सबसे प्रभावी मानी जाती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन हीमोग्लोबिन यूरिया का कारण क्या है और इसे किस परीक्षण से पहचाना जा सकता है? सबसे पहले आपको बताना है इक्वाइन हीमोग्लोबिन यूरिया का कारण कौन सा होता है। तो दोस्तों जो इसका कारण होता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है। और दोस्तों इसका टेस्ट कौन सा होगा? कॉम्ब टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इक्वाइन हीमोग्लोबिन यूरिया का फैलने का कारण क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। और दोस्तों इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कॉम्ब से टेस्ट दोस्तों किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन मल्टीनोडुलर पल्मोनरी फाइब्रोसिस का संबंध किस वायरस से होता है? कि जो इक्वाइन मल्टीनोडुलर पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, इसका संबंध किस वायरस से होता है? तो दोस्तों इसका जो संबंध होता है कौन से वायरस से होता है? इक्वाइन हर्पीज वायरस 5 से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस बीमारी के लिए प्लाज्मा ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का स्तर महत्वपूर्ण होता है? कि कौन सी बीमारी होती है उसके अंदर प्लाज्मा ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का स्तर महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों जो ऑक्सीडेटिव मांसपेशी की क्षति होती है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। कौन सी बीमारी के लिए? प्लाज्मा ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोडोक्सोसिस इक्वाई संक्रमण का निदान करने के लिए सबसे सटीक परीक्षण कौन सा होता है? तो दोस्तों रोडोकोकस होता है। इक्वाई जो संक्रमण होता है इसके निदान के लिए कौन सा सबसे सटीक परीक्षण होता है? ब्लड कल्चर, एलाइसा टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या सार्कोलॉजिकल टाइपिंग? तो दोस्तों इसके लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जो तकनीक होती है सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों में इक्वाइन पास्चुरेलोसिस के लिए सबसे उपयुक्त एंटीबायोटिक उपचार कौन सा होगा? कि जो घोड़ों में इक्वाइन पास्चुरेलोसिस जो डिजीज होती है इसके लिए सबसे उपयुक्त एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कौन सा होता है? तो दोस्तों एक सेप्टियोपर एंटीबायोटिक होती है, ये जो दोस्तों इक्वाइन पास्चुरेलोसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिक उपयुक्त साबित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इक्वाइन गैस्ट्रिक अल्सर सिंड्रोम में पायरोलिक और स्क्वेमस अल्सरेशन का प्राथमिक उपचार क्या होता है? जब किसी घोड़े के अंदर इक्वाइन गैस्ट्रिक अल्सर सिंड्रोम हो जाता है जिसमें क्या होता है कि जो पायरोलिक और स्क्वेमस होता है इसके अंदर जो अल्सरेशन होता है उसका प्राथमिक उपचार आप किस तरीके से करेंगे? तो दोस्तों ओमोप्रोजोल देकर के आप इसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं घोड़े के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आता है, इयोसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमा कॉम्प्लेक्स के उपचार में कौन सी दवा महत्वपूर्ण मानी जाती है? कि जब इयोसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवा जो होती है वो जो महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो दोस्तों उसके लिए ग्लूकाकोर्टिकोइड्स होती है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी डिजीज में? इयोसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमा कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों में ड्यूरिन रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? जो घोड़े होते हैं
उसमें एक ड्यूरिन डिजीज होती है, वो किस प्रोटोजोआ के कारण से होती है? तो दोस्तों ट्रिप्नोसोमा इक्विपिरिडम के कारण से दोस्तों ड्यूरिन डिजीज होती है घोड़ों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित घोड़ों में प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? कि जब कोई घोड़ा इक्वाइन कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसके प्राथमिक लक्षण आपको क्या देखने को मिलेगा? तो दोस्तों उसका उच्च बुखार, उच्च टेम्परेचर हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा और ल्यूकोपेनिया दोस्तों हो जाएगा। सभी दोस्तों उसके अंदर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्वाइन ग्रेनुलाइटिक एनाप्लाज्मोसिस में कौन सा सेल प्रभावित होती है? जो इक्वाइन ग्रेनुलाइटिक एनाप्लाज्मोसिस होता है उसमें घोड़े की दोस्तों कौन सी सेल प्रभावित होती हैं? तो दोस्तों जो न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स होती हैं ये प्रभावित होती है कौन सी डिजीज के अंदर? इक्वाइन ग्रेनुलाइटिक एनाप्लाज्मोसिस के अंदर घोड़े की जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं और इयोसिनोफिल्स जो होती हैं ये दोस्तों कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैंथ्राडिन टॉक्सिसिटी का उपचार किस प्रकार से किया जाता है? कि जो दोस्तों जो कैंथ्राडिन टॉक्सिसिटी होती है उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है? तो दोस्तों लैक्टेटेड रिंगर्स सॉल्यूशन होता है जिसके कारण से दोस्तों कैंथ्राडिन टॉक्सिसिटी का उपचार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास का, लाइम डिजीज के निदान के लिए कौन सा परीक्षण महत्वपूर्ण होता है? लाइम जो डिजीज होती है उसका निदान के लिए कौन सा परीक्षण, कौन सा टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण होता है लाइम डिजीज के लिए। तो साथियों इसी तरीके से बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस दोस्तों देखने के लिए कंटिन्यू आप बने रह सकते हैं श्रीश्याम क्लासेस के साथ में। जो भी भाई आज पहली बार इस क्लास में आया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। थैंक यू दोस्तों, प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।